रोमिला अपनी बहुएं श्रेया और प्रीति के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे ओ नालायको, कहाँ रह गई दोनों? आज के दिन मुझे खाना मिलेगा भी या नहीं? हाँ माँ जी, ये लीजिए, मैंने गर्मा गर्म पुलाव बनाया है। नहीं माँ जी, आप इस मनहूस के हाथ का खाना बिल्कुल मत खाओ। मैंने मस्त आपके लिए बटर चिकन बनाया है, ये खाओ आप। चल हट, मनहूस होगी तू। और माँ जी, इसने तो चिकन भी सड़ा हुआ लाया है, उसे खाकर आपको बवासीर हो जाएगा, इसलिए आप तो ये पुलाव ही खाओ। अरे नहीं माँ जी, इसके हाथ का खाना मत ही खाओ आप, इसके हाथ गंदे हैं। लेकिन मेरे हाथ एकदम साफ सुथरे होते हैं। और आपको पता है, ये खुजा खुजा कर खाना बनाती है। बंदरिया कही की, बंदरिया किसे कहा बे तूने? चुड़ैल कही की। अरे अरे बस भी करो, पागल वागल हो गई हो क्या तुम दोनों? जब देखो तब हर दूसरे दिन लड़ती झगड़ती रहती हो, एकदम जंगली बिल्लियों की तरह। अरे वो बिल्लियां भी तुमसे कम ही झगड़ती होंगी, लेकिन तुम दोनों तो उन्हें भी टक्कर दे देती हो। माँ जी, आप इस प्रीति को ही समझाइए। कल रात को मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने इसे कहा था कि मेरे हिस्से का काम तू ही कर दे, जो कि केवल 10 रोटियां ही बनानी थी। लेकिन इस निर्दयी औरत ने वो सब नहीं किया। इसने तो मेरी बीमारी की हालत में भी मुझसे काम करवाया। अब आप ही बताओ, ऐसी पापी औरत के साथ कोई अच्छा बर्ताव क्यों ही करेगा? बकवास बंद कर श्रेया, कल दिन भर बाहर भटक कर आई और तब तो तुम्हारी तबीयत एकदम चकाचक थी। फिर रात के समय जब काम करने की बारी आई, तभी तुम्हारी तबीयत को बिगड़ना था क्या? ये टोपी पहनाने का काम कहीं और जाकर करो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम दोनों भी कोई कम नहीं हो। मैं अभी दोनों के हाथ का थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। और खबरदार, अगर तुम दोनों में से कोई चिल्लाया तो जबान जला दूंगी, फिर तुम दोनों कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचोगी। अरे नहीं माँ जी, मुझे अपनी जबान से बहुत प्यार है, तो प्लीज इसे मत चलाइए। रोमिला के चिल्लाने से वो दोनों चुप हो जाती है। रोमिला को उनकी पड़ोसन ममता और उसकी दोनों बहुएं संजना और चंचल काफी अच्छी लगती हैं। ऐसे ही एक रोज जब वो उनके घर जाती है, तभी, अरे रोमिला बहन, आराम से बैठिए, ये आपका ही तो घर है। शुक्रिया ममता बहन। भाई वाह, बड़ी ही कमाल की खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? मेरी दोनों बहुएं मिलकर गाजर का हलवा बना रही है और साथ ही ढेर सारे मसालेदार पकवान भी बन रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। तभी वहां पर संजना और चंचल दोनों सारे पकवान और स्पेशल हलवा लेकर आती हैं और उनके हाथ का खाना खाकर रोमिला को बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, क्या हलवा बनाया है! ये हलवा तो इतना स्वादिष्ट है कि मैं क्या ही कहूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम तो वाकई में बहुत ही भाग्यवान हो ममता बहन, जो तुम्हें इतनी गुनी बहुएं मिली है, जिनके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। धन्यवाद बहन। और लीजिए ना काकी जी, शर्माइए मत। हाँ काकी जी, ये कचौरियाँ, छोले और पुरिया, ये भी तो खाइए। मेरी दोनों बहुएं प्रीति और श्रेया जब देखो तब बस लड़ती और झगड़ती ही रहती है। उन्हें तो उससे फुर्सत ही नहीं मिलती, तो वो इतना अच्छा खाना क्या ही बनाएगी? सच सच बताओ दोनों, कि इतना अच्छा खाना पकाने का क्या राज है? साथ और प्यार, मतलब मेरी दोनों बहुएं साथ मिलकर प्यार से खाना बनाती हैं, और जिस खाने में प्यार मिला हो उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। सच में, ये बात तो वाकई में सच कही तुमने। मेरी दोनों बहुएं तो खाना बनाते समय भी झगड़ती रहती है। अगर वही वो दोनों अच्छे मन और शांत दिमाग से खाना बनाएगी, तो उनके द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद भी अच्छा ही होगा। तुम्हारी दोनों बहुएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काश मेरी बहुएं में भी इनके जैसे थोड़े गुण आ जाते। अरे कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे तेरी दोनों बहुएं भी अच्छी ही हैं। खैर, अब उन दोनों के बारे में मैं और क्या ही बोलूं। उन्होंने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। ऐसा मत कहो बहन, उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी।
अक्सर हम लोगों में बुरी आदतें ढूंढते हैं और उन्हें उसी नजरिए से देखने लगते हैं, जबकि उनमें ढेर सारी अच्छाई भी होती है जो दिखाई नहीं देती, पर हमें उसे ढूंढनी पड़ती है। अरे कोई अच्छाई नहीं है उनमें, बस बुराइयां ही भरी पड़ी है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो दोनों मेरे घर आ गई। ममता रोमिला को थोड़ा हलवा पैक करके देती है और वो उसे घर लेकर जाती है। कमाल का बना है। हाँ माँ जी, इतना टेस्टी हलवा तो मेरी नानी माँ भी नहीं बनाती थी। इसका स्वाद तो कुछ अलग ही है। अरे वही तो मैं कह रही हूँ कि इनसे कुछ सीखो जरा। ममता की दोनों बहुएं देखो, उन दोनों में कितना प्यार है, अपनापन है। वो दोनों खाना बनाने से लेकर हर एक काम साथ में करती है। देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि सहेलियां बनकर साथ रहती है वो, और इसीलिए उनके घर गृहस्थी आज इतनी अच्छी है। लेकिन जरा तुम दोनों को देखो, जब देखो तब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो, और इसीलिए तुम्हारी घर गृहस्थी भी ऐसी ही है। बस कीजिए माँ जी, आप हमें इस तरह से ताने नहीं दे सकती। हाँ माँ जी, हम थोड़ी ना रोज रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे चुप रहो, तुम दोनों को तो अब रोज का ही हो गया है। ज्यादा बनो मत अब। सब जानती हूँ मैं, दोनों अपना अपना अलग खाना बनाती हो। अरे राशन क्या तुम्हारे मायके से आता है क्या, या फिर तुम दोनों को ही से कमा कर लाती हो? मैं कुछ नहीं जानती। आज से तुम दोनों साथ मिलकर प्यार से खाना बनाओगी। ना बाबा ना, मैं इस चुड़ैल के साथ खाना नहीं बनाने वाली। हाँ तो मुझे भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो इस गधी के साथ मैं खाना बनाऊंगी, वो भी प्यार से। प्यार माय फुट। अरे बकवास बंद करो। मैं तुम दोनों की सास हूँ और ये मेरा आदेश है, और तुम दोनों को इस आदेश का पालन करना ही होगा। ना चाहकर भी दोनों को साथ में खाना बनाना ही पड़ता है, लेकिन साथ मिलकर खाना बनाने के चक्कर में वो दोनों रसोई गंदी कर देती है और खुन्नस के कारण सारा खाना बिगड़ जाता है। हे भगवान, उठा ले मुझे। अरे ये क्या सत्यानाश कर दिया है तुम दोनों ने? दिमाग घुटने में है क्या तुम दोनों का? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन ये सब इसकी ही करामाती है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे चुप कर माँ जी, ये सब इसी ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो इसके साथ अच्छे से ही बर्ताव कर रही थी, लेकिन इसने ही जानबूझकर मुझे धक्का मारा और सारा सामान नीचे गिर गया। इसलिए फर्श पर और हम पर सभी जगह आटा ही आटा गिर गया। और देख तो, आटे से भरने के बाद तू एकदम भूतनी दिख रही है। ज्यादा दांत मत दिखा, तू भी भूतनी ही दिख रही है, कोई मिस वर्ल्ड नहीं दिख रही तू। ओ सॉरी, तू आटे से भरने के बाद तो क्या, पैदाइश ही भूतनी लगती है। लो, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। सोचा था कि तुम दोनों को अगर साथ मिलकर खाना बनाने के लिए कह दूंगी तो शायद तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने तो यहाँ पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। एक काम करो, आज से दिन का खाना प्रीति बनाएगी और रात का खाना श्रेया बनाएगी और सुबह का नाश्ता मैं बना दिया करूंगी। लेकिन तुम दोनों के कारण मैं अपने घर का राशन बर्बाद नहीं होने दे सकती। चलो अच्छा है माँ जी, इसी बहाने हमारा सुबह के नाश्ते का टेंशन कम हो जाएगा। फिर एक रोज रोमिला देखती है कि संजना आंगन में बैठकर ओखल में कुछ पीस रही होती है। अरे संजना, क्या पीस रही है तू ओखल में? दरअसल काकी जी, वो चंचल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो उसके लिए मैं दवाई बना रही हूँ, देसी जड़ी बूटी और औषधियों से। क्या बात है, बहुत खूब बेटा। तुम दोनों देवरानी जेठानी में ऐसा ही अटूट प्यार बना रहे। देखो, चंचल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए संजना उसकी चिंता करते हुए उसके लिए ओखल में जड़ी बूटी पीस रही है, देसी दवाई बना रही है वो। दोनों भी एक दूसरे के लिए कितना सोचती है। घूमना हो, मंदिर जाना हो या फिर सामान लाना हो, हर एक काम वो दोनों साथ मिलकर करती है। ओए तुम दोनों साथ मिलकर बस तबाही मचाती हो। बस कीजिए माँ जी, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अरे आपके कानों में तो मशीन लगी हुई है, इसलिए आपको उनके घर से झगड़ों की आवाजें सुनाई नहीं देती।
हाँ माँ जी, जैसे हमारे घर पर लड़ाई झगड़े होते हैं वैसे ही वो दोनों भी करती हैं। लेकिन वो दोनों बहुत चालाक हैं। दुनिया के सामने अच्छी बनती हैं, लेकिन घर में बैठकर हमसे भी डबल कलेश करती हैं। अरे चुप रहो। मैं हमेशा उन दोनों की तारीफ करती हूँ और इसीलिए तुम दोनों मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हो। मेरे मन में उनके खिलाफ गलत चीजें भरने की कोशिश कर रही हो। माना कि मेरे कान थोड़े कमजोर हैं, पर मुझे अच्छे से पता है कि वो दोनों तुम दोनों जैसी बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसे ही एक रोज जब रोमिला शाम के समय सोकर उठती है, तभी वो देखती है कि दोनों बहुएं मस्त पिज्जा बर्गर एंजॉय कर रही हैं। ये क्या? मेरे बिना ये सब खाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? बेशर्म औरतों, अपनी सास के बारे में थोड़ा तो सोच लेती। अभी भी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। अब क्या करें माँ जी, उसी बात का तो अफसोस है। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं माँ जी। लगता है आपके कान की मशीन बदलनी पड़ेगी। कभी कभी तो आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता, लेकिन कभी कभार ज्यादा ही सुनाई देता है आपको। एक नंबर की नालायक हो तुम दोनों। काम के वक्त लड़ती रहती हो और बाद में मेरे पीठ पीछे मस्त मजे करती रहती हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी। हम दोनों लड़ाई भी करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन आप हमारी अच्छाई देखने की जगह पर जब देखो तो बुराई ही देखती रहती हो और पूरे मोहल्ले में हमारी लड़ाई का थिंडोरा पीटती रहती हो। आपके कारण ही हम आज इतने बदनाम हुए हैं। अगर हरकतें ही ऐसी करोगी तो फिर बदनामी तो होंगी ही ना, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसे ही एक रोज जब रोमिला शाम के समय जब ममता के घर से गुजर रही होती है, तभी खिड़की से उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। क्यों रे डायन, तूने मुझे कम सुंदर कहा? अरे तू कौन सी हूर की परी है? अगर मैं डायन हूँ तो तू चुड़ैल ही चुड़ैल। सिलबट्टे जैसी शक्ल है तेरी और कोबर जैसा मुंह और गटर की नाली जैसी तेरी ये भाषा। देख संजना, अब तो अपनी हद पार कर रही है। अगर और कुछ बोला ना तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। हाँ तो बजाना मेरी बैंड, फिर तो मैं भी तेरे कान के नीचे बजाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। फिर संजना और चंचल दोनों एक दूसरे के बाल नोचकर एक दूसरे को खूब मारने लगती हैं। ममता उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। अरे बस भी करो, कितना झगड़ रही हो? आज एक दूसरे की जान लेकर ही दम लोगी क्या? हाँ तो आप इसे समझाइए। मैंने कितनी बार कहा है, ऐसे जानवरों की तरह मत लड़ा करो। आवाज जरा कम किया करो और चिल्लाओ तो बिल्कुल भी मत, वरना आजू बाजू के लोग सुन लेंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे घर के झगड़े बाहर के लोगों तक पहुंचे। अरे इसी के जरिए तो हमारी इज्जत बरकरार रहती है। और अब जल्दी से तुम दोनों आपस में सुलह कर लो, वरना मैं तुम दोनों की बैंड बजाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों भी लड़ती झगड़ती हैं और मैं खामखा अपनी बहुओं को कोसती रही। ये दोनों तो मेरी बहुएं से 100 गुना ज्यादा डेंजर है। बेचारी मेरी बहुएं, वो दोनों तो इतना लड़ती भी नहीं। शायद ममता बहन सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ जो अपने घर के झगड़े पूरे मोहल्ले में जाकर बताती हूँ और अपनी इज्जत अपने ही हाथों से गवा देती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अब मुझे सही मायनों में समझ आ चुका है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। फिर रोमिला श्रेया और प्रीति के पास चली जाती है और वो उनसे माफी मांगती है। मैंने हमेशा तुम दोनों की तुलना उन दोनों से की है, जबकि तुम दोनों तो अपने आप में ही अलग हो और तुम दोनों तो उतना लड़ती भी नहीं हो जितना कि वो दोनों लड़ रही थी। पर अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और हमारे घर के झगड़े बाहर तक भी नहीं लेकर जाऊंगी। जो भी होगा वो घर की चार दीवारी के बीच ही होगा। इस तरह अंत में रोमिला की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी बहुओं के साथ खुशी से रहने लगती है। मानवी अपनी माँ शोभा, पापा राजेश, भाई कुणाल और भाभी नेहल के साथ रहती है
और अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी। ऐसे ही एक रोज, ये क्या है माँ? आपने मेरे लिए ये कैसा लड़का चुना है? लगता है आपने इसकी शक्ल गौर से नहीं देखी। ना बाबा ना, मैं इस लड़के को मिलना तो क्या, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पगला गई है क्या तू? और ये शक्ल वक्ल क्या देख रही है? लड़का सरकारी नौकरी वाला है, तो इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं होगा। हाँ मनवी बेटा, घर वालों का भी कारोबार है, इतना सब अच्छा है, तो सूरत में क्या रखा है? इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए और तू वहां जाकर खुश रहेगी। नहीं पापा, मैं तो इसे देखकर ही खुश नहीं हूँ, तो वहां उसके पास जाकर क्या खा खुश रहूंगी मैं? प्लीज माँ पापा, मुझे अपनी मर्जी का ही लड़का देखने दीजिए, क्योंकि शादी आप दोनों को नहीं, मुझे करनी है। अच्छा ठीक है बाबा, जिसमें तेरी खुशी है वही कर, बस गलत राह पर मत जाना। बिल्कुल पापा, मैं सही राह पर चलकर ही सही लड़का चुनूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद मानवी के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वाह, आपको पता है भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बड़े बंगले की बहुरानी बनूंगी। उन लोगों की दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, दो मर्सिडीज भी हैं और कई सारी प्रॉपर्टीज, और अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स है वो। है ना एकदम कमाल? क्या बात है मानवी, चलो अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देख बेटा, अब इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो वहां पर जरा सही से रहना, वरना पता चले कि अपनी ऊट पटांग हरकतों से तूने अपनी इज्जत गवा दी। ना बाबा ना, अब तो मैं एकदम सही से ही रहूंगी। उनके सामने हमारी इज्जत जरा भी कम नहीं दिखनी चाहिए। भाभी और माँ, हमारा घर बहुत मैला है, बिखरा हुआ भी लग रहा है। एक काम कीजिए ना, प्लीज इसकी साफ सफाई कर दीजिए और एकदम शीश महल की तरह चमका दीजिए हमारे घर को। उन लोगों को इम्प्रेस करने का हमें एक भी मौका नहीं छोड़ना। अच्छा, और कुछ मैडम? और तो कुछ भी नहीं माँ, वैसे मैं भी आप लोगों की मदद कर देती, लेकिन मुझे आज दिन भर पार्लर में जाना होगा। अब मुझे तो कल एकदम हीरोइन की तरह दिखना है ना, इसीलिए मुझे 2,000 रुपये चाहिए। प्लीज दीजिए ना माँ। क्या कहा? 2,000? हाँ माँ, 20,000 थोड़ी ना कहा है मैंने, सिर्फ 2,000 ही तो कहा है। तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो आप? अब पार्लर में जाऊंगी तो उतना ही खर्चा होगा ना। प्लीज माँ, आप भी यही चाहती हो ना कि मैं उस बड़े बंगले की बहू बनूं, इसीलिए प्लीज दे दो ना माँ। आप रहने दीजिए माँ जी, मैं दे देती हूँ इसे पैसे। 1 मिनट रुको हाँ मानवी, अभी लाती हूँ मैं, अलमारी में रखे हैं ना। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। फिर नेहल मानवी को पैसे देती है, जिसके बाद वो पार्लर में जाकर आईब्रो से लेकर फेशियल तक सब कुछ कराती है। और वहीं दूसरी तरफ शोभा और नेहल दोनों दिन भर घर में मेहनत करके पूरे घर की सफाई करती हैं। फिर अगले दिन जब लड़के वालों में से लड़का चिराग और उसकी मां नलिनी आती है, तभी शोभा बहन, मानवी तो हमें बहुत अच्छी लगी, आप सबका स्वभाव, ये घर, सब अच्छा है, और हमें क्या चाहिए? और सबसे खास बात, मेरे चिराग को आपकी मानवी बहुत पसंद आई है। अब आप अपनी तरफ से फैसला बताइए। आपका फैसला सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी तरफ से भी हाँ ही है। मेरी मानवी को भी आपका चिराग बहुत पसंद आया है, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें पूरी तरह यकीन हो चुका है कि आपकी बेटी में वो सभी गुण हैं जो एक बड़े घर की बहुरानी में होनी चाहिए। तो बताओ बेटा, करोगी ना अपने बहू होने का फर्ज ठीक से पार, या फिर यहाँ पर तुम बस दिखावा कर रही हो? अरे नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच्चे दिल से अपना बहू होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। आप एकदम बेफिक्र रहिए। अरे चिंता मत करो बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुम्हारे तो पल में पसीने छूट गए। मानवी और चिराग की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, लेकिन अब सभी शादी की तैयारियों के लिए चिंतित हो जाते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि हम या चिराग का परिवार दहेज का समर्थन नहीं करता है, लेकिन फिर भी
हमें अपनी तरफ से भी दूल्हे के लिए महंगे तोहफे देने होंगे। ऑब्वियसली देने ही होंगे पापा। चिराग के घर वालों ने कितना सब प्लान किया है, तो हमें भी सब कुछ एकदम हाई लेवल टाइप ही करना होगा ना। और प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। शादी में सब कुछ एक नंबर होना चाहिए। हमारे कपड़ों से लेकर हमारी तरफ से दिए गए हर एक छोटे से छोटा तोहफा, उसमें भी एकदम लग्जरी होनी चाहिए। ये पहला और आखिरी मौका है जब हम लोग उनकी नजरों में अच्छे बन सकते हैं। उनका कोई भी परिवार हमारे मिडिल क्लास परिवार को नाम नहीं रखना चाहिए। ऐसा ही बर्ताव चाहिए हमारा। समझ रहे हो ना आप सब लोग? अरे हम सब समझ रहे हैं बेटा, लेकिन इन सब के लिए हमारा बजट भी तो उतना होना चाहिए ना। तेरे पापा ने तेरी शादी के लिए ढेर सारे पैसे जमाए थे, लेकिन पिछले साल ही मेरा ऑपरेशन हुआ और वो बचाए हुए सारे पैसे खर्च हो गए। इसीलिए मुझे तो अब बड़ी चिंता हो रही है। प्लीज माँ, ऐसी टेंशन वाली बातें करके मुझे और टेंशन मत दिलाओ। कितनी मुश्किल से मेरे बन नसीब का ताला खुला है और मैं चिराग के अलावा और किसी से भी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। चिंता मत करो मानवी, मेरी माँ कहती है, शादी करते समय और घर बनाते समय खुद भगवान जी किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। इसलिए सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक वैसा है जैसे कि तुम चाहती हो। एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूँ, उससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और रही बात मेरे ऑफिस जाने की, तो मैं बस या ऑटो में ट्रैवल कर लिया करूंगा। उतनी ही मेरी एक्सरसाइज भी हो जाया करेगी। नहीं बेटा, तेरे ऑफिस जाने के लिए तुझे 2 ट्रेन बदलनी होंगी और बस के लिए तो घंटों तक इंतजार करना होगा तुझे। और ऑटो से तू रोजाना सफर कैसे करेगा? उसका भाड़ा तो कितना ज्यादा है। और घर में केवल एक वही गाड़ी है, तो उसे बिल्कुल मत बेचना। तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे पापा? मेरी पीएफ से पैसे निकाल कर भी उतने पैसे नहीं बन पाएंगे। एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे गहने पड़े हैं, अब शादी में आप लोगों ने दिए हैं और मेरे माँ पापा ने भी मुझे बहुत सारे गहने दिए हैं, तो उन गहनों को गिरवी रख देते हैं। क्यों, सही रहेगा ना ये? हाँ हाँ, एकदम सही रहेगा। आप जाओ भाभी, रख कर आ जाओ अपने सारे गहने गिरवी। नहीं मानवी, उन गहनों में कुछ गहने खानदानी भी हैं। और तू चिंता मत कर, हम लोग कोई और रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और हम लोन भी तो ले सकते हैं ना। लेकिन देखिए, आप सभी लोग इस विषय में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम कीजिए। ये घड़ी भावनाओं को महत्व देने की नहीं, बल्कि इस मौके को महत्व देने की है। मानवी की शादी बार बार नहीं होगी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूँ। नई गाड़ी बाद में ली जाएगी ना, ईएमआई पर ले लूंगा, फिर आराम से किश्तें भरते बैठूंगा। और रही बात नेहल के गहनों की, तो वो भी गिरवी रखे जा सकते हैं, फिर बाद में हम उन्हें छुड़वा लेंगे ना। और पापा, आप भी अपनी दुकान बेच सकते हो। वैसे भी वो ऐसा ही पड़ा है, कोई वहां रहता तो अलग बात होती, रेंट तो आता रहता। शायद कुणाल सही कह रहा है शोभा, ये सब बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमें पैसों की सबसे अधिक जरूरत है। और तुम्हारे पास अभी जितने भी गहने पड़े हैं, उनमें से आधे गहने तुम और नेहल शादी में पहन लेना और आधे गहने हम गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको यही सही लगता है तो यही करते हैं। बाकी अगर कुछ कम पड़ गया तो मैं मेरे दोस्तों में से किसी से भी मदद मांग लूंगा। मेरे दोस्त यार तो बड़े ही दिलदार हैं, तो कोई ना कोई मेरी मदद कर ही देगा। थैंक यू सो मच। एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी आप सभी लोग मेरे लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हो। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। इस तरह सभी मानवी की खुशी के लिए अपनी जरूरत की चीजों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मानवी और चिराग की शादी धूमधाम से होती है। लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही अचानक से मानवी का स्वभाव बदलने लगता है। क्या हुआ माँ? मानवी ने हम सबको बोला था कि तैयार होकर बैठ जाए। वो वीडियो कॉल करेगी हमें 9 बजे। मैं कब से उसकी राह देख रहा हूँ। कितने कॉल भी किए मैंने उसे, लेकिन वो है कि कॉल उठा ही नहीं रही। मानवी का मैसेज आया है कि इस समय वो गहनों की शॉपिंग में बिजी है
इसीलिए वो कॉल नहीं उठा पाएगी। कैसी लड़की है ये? अरे हम सब इस तरह उसका इंतजार कर रहे हैं और वो है कि अपने में ही मस्त है। जाने दो ना शोभा, अब नई नई शादी हुई है तो उसे थोड़े मजे करने दो। अब इतने बड़े घर की बहुरानी बनी है तो उसे सारे सुख तो मिलने ही चाहिए ना। सो तो है। मैं एक तरफ से अपनी बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान जी उसके जीवन में यूं ही खुशियों की रौनक भरकर रखे और उस पर कोई बुराई का साया ना पड़े। लेकिन शान शौकत से रूबरू होने के बाद अब मानवी अपने मायके वालों को धीरे धीरे भूलने लगती हैं। फिर एक रोज जब उसका जन्मदिन होता है तभी ससुराल में चिराग उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज करता है। अरे क्या हुआ मानवी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले ऑन द वे हैं, आने ही वाले हैं, तो फिर क्या हुआ? अब तक क्यों नहीं आए वो? नहीं चिराग, कोई भी नहीं आने वाला। वो अचानक से मेरी फैमिली में से किसी की डेथ हो गई, इसीलिए वो सभी लोग वहां पर चले गए। हे भगवान, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने किसी को पार्टी में आने का न्योता ही नहीं दिया। अगर देती तो सब यहाँ आकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते। ठीक है मानवी, लेकिन उनसे कह देना, अगर कुछ मदद लगे तो मुझसे कह दे। हाउ स्वीट चिराग, थैंक यू सो मच। मैं उनसे जरूर कहूंगी। उसी दिन नेहल और कुणाल जो मानवी को सरप्राइज देने के लिए वहां आए होते हैं, वो दूर से ही उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। मुझे मानवी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और अगर ये बात हमने माँ और पापा को बताई तो उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी। मायके वाले अब सब साफ साफ समझ चुके थे कि मानवी का यह बदला हुआ व्यवहार जानबूझकर था, क्योंकि वो अपने मिडिल क्लास परिवार से शर्मिंदा हो रही थी। फिर अंत में उसे एक पड़ोसन के जरिए पता चलता है कि उसकी माँ शोभा का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और उसे सुनकर वो फौरन मायके पहुंचती है। माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मरते मरते बची हूँ। मंदिर के पास वाले रोड पर क्रॉस कर रही थी, तभी आकर एक गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। हे भगवान, लेकिन आपने पुलिस कंप्लेंट की या नहीं? नहीं बेटा, वो आदमी वहां से भाग गया और मैं उसकी गाड़ी का नंबर नोट भी नहीं कर पाया। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इससे ज्यादा कुछ और बड़ा होता तब आ जाती ना। और नहीं तो क्या, ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है मानवी। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ, तो इसमें कैसा दिखावा? क्यों, इतने दिनों तक कहाँ गई थी तुम्हारी ये भावना? अरे तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए, तो इतने दिनों में तुम्हें हम में से किसी की याद कैसे नहीं आई? उस बंगले में जाने के बाद तुम अपने मायके वालों को ऐसे भूल गई हो जैसे कि हम कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे ही नहीं। अरे उस दिन भी हम तुम्हारे जन्मदिन पर सरप्राइज देने आए थे, लेकिन तुमने वहां चिराग से झूठ कहा और हमने वो सब देख लिया था। अरे इतनी कैसे गिर सकती है तू? तेरी खुशी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और तू एक पल में ही वो सब कुछ भूल गई। पापा ने तो अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाई हुई दुकान तक बेच डाली। माँ ने अपने बेशकीमती गहने गिरवी रख दिए हैं, और तो और पापा ने अपने दोस्तों से 2 लाख रुपए लिए हैं, और भी ना जाने उन्होंने कितना कुछ किया है। लेकिन तुम तो एकदम एहसान फरामोश निकली। मानवी बेटा, तूने हम सबका दिल बहुत दुखाया है। हाँ बेटा, हमें तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं बड़े ससुराल में जाकर खो गई थी, दिशा भटक गई थी, भूल गई थी ये बात कि वो सब मुझे आप सबकी बदौलत ही मिला है। और अगर मेरे ससुराल वालों को मेरे इस हरकत के बारे में पता चला तो वो लोग भी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए हाथ जोड़कर मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आज अभी मैं इस समय प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलूंगी और अपने स्वभाव में अच्छा बदलाव जरूर लाऊंगी। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज। मानवी के कहने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है। लीना अपनी सास कम्मो और पति युवराज के साथ रहती है।
और उसके घर पर नौकरानी मिश्री काम करने आया करती है। एक रोज, तो मैडम, मेरे को एक बात बताओ। एक आदमी एक दिन बारिश में भीग गया, लेकिन उसके बाल नहीं भीगे। बताओ क्यों? आदमी बारिश में भीग गया, लेकिन उसके बाल नहीं भीगे। अरे लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि वो गंजा था ना। क्या आप भी मैडम? मिश्री, तुम्हारे पास मजाक मस्ती करने के अलावा भी ढेर सारे काम पड़े हैं, तो वो करो ना तुम। जब देखो तो पागलों की तरह खीखी कुकू करती रहती हो। अरे ये तो एक नंबर के गधी हैं। इसके चुटकुले भी इसी की तरह अजीबोगरीब होते हैं। चल जा, अब काम कर। भूतनी की तरह दांत मत निकालती बैठ। अरे हाँ बाबा, कर रही है मैं काम। आप दोनों काय को टेंशन ले रहे हो? काय को टेंशन ले रहे हो मतलब? अरे मेरा कमरा पूरा बिखरा पड़ा है। मैंने कल रात को थोड़ा पुराना सामान निकाला था, तभी कमरे में हर तरफ गंदगी फैल गई। इसलिए जाकर वो गंदगी साफ कर दे। फिर उसके बाद ही मैं अपने कमरे में खुली सांस ले पाऊंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा वहां पर। टेंशन नहीं लेने का मैडम, मैं अभी कर देगी साफ। ये देखो, ये वैक्यूम क्लीनर है ना, इसकी मदद से सारी गंदगी 21 मिनट में एकदम निकल जाएगी और पूरा कमरा बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। बिल्कुल चकाचक ही चाहिए मुझे मेरा कमरा, वरना मैं तुझे चकाचक कर दूंगी। समझी कि नहीं? हाँ मैडम। वैसे भी ये आधुनिक युग के जो सामान है ना, इन सब के कारण हम नौकरानियों के काम आधे कम हो चुके हैं। अब यही देखो ना, ये वैक्यूम क्लीनर मशीन का बस एक बटन दबाने का, और फिर ये बेचारा अपने आप सारा काम कर देता है। और मैं उतना ही समय में नाचती हूँ, गाती हूँ, ठुमके भी लगाती हूँ, और कब काम खत्म होता है पता ही नहीं चलता। अरे अब सारा दिन यहीं पर खड़े रहकर ये बेफिजुल की बातें करने में वेस्ट करना है क्या? या फिर कोई काम भी करना है तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी, करने का है ना मेरे को काम। आज जल्दी जल्दी सारे घरों के काम को निपटा कर मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड मंग्या के साथ फिल्म देखने जाना है। हाँ तो चली जाओ ना, फटाफट हाथ चलाकर काम करो। लेकिन हाँ, घाई गड़बड़ी में आधे अधूरे काम मत करना। सारे काम एकदम सही से हो जाने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी। ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप? अभी मैं यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रही है, तो आज तक मैंने आपको कभी शिकायत का कोई मौका दिया है क्या? नहीं ना। तो फिर काय को टेंशन ले रही हो आप? अरे आप चिंता को मारो गोली और मनाओ मेरे साथ बिन मौसम होली। हे भगवान, इस पगलेट के साथ रह रहकर हम भी एक दिन पागल हो जाएंगे माँ जी। चलिए, अगर हम यहाँ से जाएंगे तभी ये अपना काम शुरू कर पाएगी, वरना इसकी ये बकवास तो खत्म होने से रही। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता है और उसी खुशी में कमो और लीना खरीदारी करने आती है। और ये सब देखकर मिश्री अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा तो नसीब भी फूटा है रे। हे भगवान, अरे क्या हो गया मिश्री? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? रोना बंद कर मिश्री, और हमें बोल, किसने किया तुझे परेशान? तेरे उस नालायक बॉयफ्रेंड मंग्या ने क्या? रुक जा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं मैडम जी, मेरा मंग्या तो एकदम हीरा है, हीरा। उसने तो कुछ भी नहीं किया मैडम जी। तो फिर हर वक्त जो लड़की दांत फाड़ फाड़ कर हंसती रहती है, वो आज इस तरह से क्यों रो रही है? हाँ मिश्री, चलो जल्दी बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए ना मैडम जी, आप लोगों के भाई लोग हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाईच नहीं है। हर साल मैं राखी के दिन उदास रहती हूँ। काश मेरा भी आप लोगों की तरह कोई भाई होता जिसे मैं राखी बांध पाती। ओफो मिश्री, तो इस कारण रो रही हो तुम? अरे कोई बात नहीं ना, अब रोना बंद करो। और नहीं तो क्या, और अगर तुझे राखी ही बांधनी है
तो वो तो किसी को भी बांध सकती है ना। हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि हर भारतीय मेरे भाई बहन हैं। सत्य है मैडम, लेकिन फिर भी एक भाई तो होना ही चाहिए था ना मेरा, जैसे आप दोनों के भाई है। अगर आज मेरा कोई भाई होता तो मुझे भी कितने सारे तोहफे मिलते। मैं उसकी कलाई पर राखी बांधती और उसे अपने हाथ से बनी मिठाई भी खिलाती। इतना मजा आता ना। हाँ मिश्री, मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकती हूँ। अरे, ये इसे अचानक से क्या हो गया? अभी अभी तो ये बच्चों की तरह रो रही थी और अब अचानक से ये चुड़ैल की तरह हंसे जा रही है। आखिर बात क्या है? अब आप मानो या मत मानो माची, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लड़की किसी पागल खाने से छूट कर आई है। अरे अब हंसना बंद भी कर दे। इतनी देर से मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी क्या? बेवकूफ कहीं की। मिल गया मुझको भाई, मिल गया हमसे गर कोई जल गया। हो हो जलने दो, हो जलने दो। ये क्या? अभी अभी तो ये कह रही थी कि इसका कोई भाई नहीं है और अब ये कह रही है कि इसे भाई मिल गया। अरे नालायक लड़की, आखिर तो कहना क्या चाहती है? कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ और ही बोल देती है। दिमाग से पैदल है क्या तू? बस मिश्री, अब चुप हो जा और अपनी ये फालतू की नौटंकी बंद कर दे और बता हमें कि ये सब आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा। मैं तो ये कहना चाहती है कि अब मुझे रक्षाबंधन के दिन उदास होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि अब मैंने अपना भाई ढूंढ लिया है। अरे लेकिन कौन है तेरा भाई और अचानक से कैसे आ गया? वो तो आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकती है कि मेरा भाई सबसे अलग है, सबसे अनोखा है और हर भाई यही कहता है कि 1000 में मेरी बहना है, लेकिन मैं कहती है कि 1000 में मेरा भाई है और इस बार तो मैं उसे राखी बांधकर मस्त त्योहार मनाएगी। अरे गधेड़ी, इतनी पहेलियां क्या बना रही हैं? बता देना हमें, कौन है तेरा भाई? अलग अनोखा फलाना ढिमकाना। अरे तू तो ऐसा कह रही है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा फिल्मी सुपरस्टार है। बस वैसा ही समझ लो मैडम जी। मेरा भाई किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं है और आप जब उसे देखोगे ना, तब आप भी वही बोलोगी। क्या? और क्या, मेरे भाई से मैं आपको राखी के दिन ही मिलवाऊंगी और उसे देखकर तो आप दोनों भी चकित रह जाओगे। देखना आप, मिश्री का भी भाई है तो वो भी एकदम फर्स्ट क्लास ही होगा। चलिए अब मैं आती है। इतना बोलकर मिश्री वहां से चली जाती है। बहू, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई है? कौन है इसका अनोखा और फर्स्ट क्लास भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वही तो, सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। मिश्री तो पागल है, जो कोई नहीं कर सकता वो काम सिर्फ मिश्री ही कर सकती है। तूफान भी मिश्री के सामने शर्मा जाए, क्योंकि मिश्री तो खुद ही एक तूफान है। कमोर लीना अब इसी सोच में खो जाती है कि आखिर मिश्री का अनोखा भाई कौन है। फिर ऐसे ही एक रोज, हाँ हाँ, मैं इंतजार करेगी तेरा, तू बस जल्दी से आ जाना। राखी के दिन तेरा चेहरा देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चल, अब मैं रखती है हाँ फोन। सच सबर कर आना। चल मिलते हैं, मेरे को बहुत ही काम पड़ा है इधर। अरे वो देख ली ना, तूने सुना ना, मिश्री किसी से फोन पर बात कर रही थी। राखी के दिन मिलने की बात कर रही थी वो। कहीं फोन पर उसका भाई तो नहीं था जिसके बारे में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जितना हमें उसने अपने बारे में बताया है, वो एक अनाथ है और इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। बचपन में ही वो अपने परिवार से एक बाढ़ में बिछड़ गई थी और उसके बाद उसने आधी जिंदगी तो अनाथाश्रम में बिता दी। हाँ, ये बात भी है।
तो फिर वो फोन पर किससे बात कर रही थी? आखिर क्या माजरा है? ना जाने ऐसा कौन सा राज छुपा रही है वो। क्या सच में वो अनाथ है या कहानी कुछ और ही है? पल में हंस दिया, पल में रो भी दिया, और पल में उसने अपने भाई को ढूंढ भी लिया। एक मिनट लीना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पड़ोस के पोपटलाल को राखी बांध रही हो। पोपटलाल अकेला रहता है और ये उसके घर पर खाना बनाने जाती है। उसने कई बार हमारे सामने मिश्री की तारीफ भी की है और वो उसे अपनी छोटी बहन का दर्जा भी देता है। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो पोपट भाई को राखी बांधेगी। क्यों लीना, तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने जिस तरह से अपने भाई के बारे में बताया है कि वो अलग और अनोखा है, और ये सब सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो भाई पोपट भाई होंगे। कुछ तो बहुत अलग होने वाला है माँ जी। आखिर वो मिश्री का भाई होगा। अब मिश्री खुद ही इतनी हिली हुई है, तो आप ही सोचिए कि उसका वो अनोखा भाई कितना हिला हुआ होगा। फिर ऐसे ही एक रोज, ए डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का ए ए ए ए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ लीना, तेरी दिमाग पर भी असर पड़ गया है क्या? या फिर उस पागल मिश्री की आत्मा तेरे अंदर घुस गई है? हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है, बताएगी भी या फिर बस पागलों की तरह नाचती गाती रहेगी? मेरे भाई ने मेरे लिए स्कूटी बुक की है, जो मुझे रक्षाबंधन के दिन मिलने वाली है। मेरे रक्षाबंधन का स्पेशल तोहफा। अच्छा, अरे स्कूटी ही है ना, थोड़ी ना वो कोई कार दे रहा है जो तू उसके लिए इतना पागल हुए जा रही है। अब वह जो भी हो माँ जी, अब मेरा भाई अभी 1 साल पहले ही काम पर लगा है और उसने मेरे लिए पहली बार इतना महंगा तोहफा खरीदा है, और ये स्कूटी उसने ऑन कैश खरीदी है, विदाउट ईएमआई। और एक बहन होने के नाते ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन आप जैसे छोटी सोच वाले छोटे लोग ये बड़ी बड़ी बातें कभी महसूस कर ही नहीं पाओगे। चल चल, अब ज्यादा भंकस मत कर। बधाई हो मैडम, आपकी नई स्कूटी के लिए आपको बधाई हो मैडम। थैंक यू सो मच मिश्री। वैसे तुम्हारा भाई तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला है? मेरा भाई तो रोज मेरे को गिफ्ट देता है। क्या? हाँ मैडम, मेरे लिए तो रोज ही रक्षाबंधन होता है। अरे पगला गई है क्या? क्या बोलती रहती है तू? रोज इसका भाई इसे तोहफा देता है, मतलब क्या है इसका? कमो और लीना के मन में अब मिश्री के भाई को जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक रोज वो दोनों उसे एक कमरे में बात करते हुए सुनते हैं। अब बस कुछ दिन और, फिर रक्षाबंधन के दिन मैं तेरी मुंह दिखाई करूंगी। फिर सब तुझे देखेंगे और एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। देखा, वो अकेले में बातें कर रही है। फिर बाद में, क्या मैं अकेले में किसी से बात कर रही थी? हाँ मिश्री, हमने अपने कानों से सुना है कि तुम किसी से बात कर रही थी अंदर। कौन था कमरे में? या फिर किसी से फोन पर बात कर रही थी? अच्छा वो तो मेरा भाई था मैडम। क्या? अरे लेकिन तेरा भाई यहाँ कैसे आ गया? वो तो रक्षाबंधन के दिन आने वाला था ना। अगर वो कहीं गया ही नहीं तो यहाँ पर आएगा कैसे? और मैडम जी, मेरा भाई तो पहले से इस घर में ही रहता है। क्या? ये बात सुनकर तो कम्मो और लीना का दिमाग और घूम जाता है, और मिश्री के भाई की पहली के बारे में सोच सोच कर उन दोनों की तो नींद ही उड़ जाती है। आखिरकार रक्षाबंधन का त्योहार आ ही जाता है। और तभी, देखो मिश्री, मैं तो अपने भाई को राखी बांध कर भी आ गई। अब तू बता कि तेरा भाई कहाँ पर है? हाँ मिश्री, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना अपने भाई के बारे में, तो आज दर्शन करा दे तेरे भाई के। जरा हम भी तो देखें कि वो तेरा अलग और अनोखा भाई कौन है। अरे रुको जरा, सब्र करो मैडम, अभी दिखाती हूँ मेरा भाई। तभी मिश्री वैक्यूम क्लीनर लेकर आती है जिसे उसने राखी बांधी होती है,
और यह देखकर लीना और कम्मो हैरान रह जाती हैं। कहा था ना मैंने, मेरा भाई तो 1,000 में है। अरे तू पागल वागल है क्या? इतने दिनों से जिस तरह से तूने बड़ी बड़ी बातें की थी वो इस वैक्यूम क्लीनर के लिए थी, और तूने इसे अपना भाई बनाया है। हाँ मैडम जी, यही तो रोज मेरे पीछे पीछे चलता है, झाड़ू करता है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करता बेचारा। बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा है ये। और अब तो मैंने इसका नाम टिंकू भी रखा है। प्यारा नाम है ना, बिल्कुल इसके क्यूट और मासूम थोबड़े की तरह। इसका मतलब तुम उस दिन इस वैक्यूम क्लीनर से बात कर रही थी? हाँ मैडम जी, मैं इसी से बतिया रही थी। अरे लेकिन उस दिन तो फोन पर किसको बुला रही थी, वो भी रक्षाबंधन के लिए? वो तो मैं मेरी सहेली को बुला रही थी मैडम। उसकी मैडम ने उसे आज ही छुट्टी दे ली है, तो आज शाम को ही हम दोनों मिलेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। हे भगवान, हमें लगा कि तेरा भाई सच में अलग और अनोखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये मिश्री तो सच में पागल है। वो तो है ही मैडम। लीना और कम्मो अपना सर पकड़ लेती हैं और मिश्री अपने टिंकू भाई के साथ रक्षाबंधन मनाती हैं।